नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद में कालीन सत्र का 14वां दिन आज। लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर होगी चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे जवाब। केरल की 2 यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हर साल 5 लाख सड़क हादसों में 1.8 लाख मौतें। 18 से 34 साल के युवा ज्यादा। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना लाएगी। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर के 2 अलग आंकड़े। केंद्र के अनुसार ताजा डेटा 8.9%। सीएम धामी का दावा 4.4% कम हुई। कांग्रेस बोली आंकड़ों से खेल रही सरकार। दिल्ली में आज से प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम। BS6 से नीचे वाले वाहनों की शहर में नो एंट्री। वैध PUC वालों को पेट्रोल। राजस्थान शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। यूपी के 30 जिलों में घना कोहरा। कई फ्लाइट्स और ट्रेन हुई लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। आज सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से हुई। कई जगह पर जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। अनंत विहार में AQI 415, विवेक विहार में 410, जहांगीरपुरी में 405 और वजीरपुर की बात करें तो 404 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। रोहिणी में 400 के पार हुआ और आज से केवल BS6 मानक वाले वाहनों की ही एंट्री होगी। केवल PUC वाले वाहनों को मिलेगा पेट्रोल और डीजल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर केवल PUC वाले वाहनों को मिलेगा पेट्रोल और डीजल। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 415, विवेक विहार में भी ये 400 के पार पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से सख्ती बरती जाएगी। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ही फ्यूल मिलेगा और केवल PUC वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल मिल सकेगा। दिल्ली से बाहर की BS4 की गाड़ियों की भी कोई एंट्री नहीं होगी। BS4 के नीचे की गाड़ियों की भी दिल्ली में एंट्री नहीं। ग्राफ 4 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बांदा से बताते हैं, जहां पर साइबर क्राइम थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का किया पर्दाफाश। अभियुक्तों के कब्जे से बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फर्जी आधार, पैन कार्ड, GST नंबर, QR कोड से ठगी। ऑनलाइन सामान बेचने का झांसा देकर करते थे ठगी। कानपुर के श्री बाला ट्रेडर्स का फर्जी GST करते थे ठगी। पुलिस ने तिंदवारा बाईपास के पास ठगों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में फर्जी ATM, पासबुक, आधार, पैन स्कैनर बरामद हुआ। साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, पूरी जानकारी क्या है? पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए रहे जीरो टॉलरेंस के तहत आज बांदा साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगों के पास भारी मात्रा में पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई है, जिनमें लगभग 1 दर्जन सिम बरामद हुई है, जो अलग अलग सिमों से लोगों को कॉल करके उनके साथ ठगी करते थे। फिर में इससे स्पष्ट हुआ है कि बांदा में बैठ करके लोग पूरे देश के अंदर ठगी करते थे। एक मामला आया था बालाजी ट्रेडर्स का कानपुर के, जहां उनके व्यक्ति नंबर को फर्जी तरीके से बना करके, उनके आधार कार्ड को फर्जी तरीके से बना करके ऑनलाइन सामान बेच देते थे और कम कीमत पर, और उनसे पैसे भी ठगी कर लेते थे। और बाद में जो ठगी के शिकार होते थे वो उस फर्म में जाकर के उससे शिकायत करते थे, जिससे मामला दर्ज हुआ था और बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां 2 ठगों को बांदा से गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है कि किस तरीके से वो ठगी करते थे और अब तक कितने लोगों को ठग चुके हैं। लेकिन ये ठगी का पहला मामला है। बांदा पुलिस साइबर क्राइम में काफी सतर्क नजर आ रही है और कई मामलों का खुलासा कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में बालाजी ट्रेडर्स कानपुर का नाम आ रहा था, उसके जीएसटी नंबर को यूज किया जा रहा था, उसके फर्म के नाम को यूज किया जा रहा था, उससे बड़ी समस्या ये हो गई थी। हालांकि बालाजी ट्रेडर्स ने कानपुर में भी एप्लीकेशन दिया था, बांदा में कराई थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और इन ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास लगभग आधा दर्जन मोबाइल, पैन कार्ड, सिम कार्ड और जीएसटी नंबर बरामद हुए हैं, जिनके बाद पर्याप्त साक्ष्य, जो डिजिटल साक्ष्य है, पुलिस ने इकट्ठा किया है। उसके बाद इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गरिमा, बहुत शुक्रिया भगत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बांदा से बड़ी खबर, साइबर क्राइम थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बांदा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। अगली खबर बागपत से है, जहां पर 10 दिन से लापता नाबालिग युवती की बरामदगी हुई है और बरामदगी को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया और युवती को सकुशल बरामद करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा हटाना गांव का है, जहां घर के बाहर नल पर पानी लेने गई युवती का अपहरण हो गया। ग्रामीणों ने 10 दिन पूर्व हुए नाबालिग युवती के अपहरण का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगाया है और पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस नाबालिग युवती को बरामद नहीं कर पाई, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और जिलाधिकारी अस्पताल से युवती की क्या घटना हुई है पूरी बताओ। कलेक्ट्रेट आया। मैं लड़की का मामा हूँ जी। सबने खाना खाया था, हमने काम पे से आए थे गन्ना छील कर। लड़की बर्तन साफ करने के लिए पानी लेने गई नल पर। गली में लाइट बंद की गई। लड़की का पता नहीं लगा, अब तक उठा के ले गए। मनीष पुत्र बल्लू अब तक फरार है। सनी पुत्र मोलड वो भी फरार है। सचिन पुत्र हरि सिंह कितने दिन पहले उठाई? 8 तारीख 8/12/2025। तभी उसी टाइम हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर आ गई वहीं पे। 112 नंबर ने पुलिस चौकी बोला को इन्फॉर्म पता किया। 4 आदमी में भी आ गए। अनूप जो दरोगा था वो भी आ गया। उसको
सब पता लगा। सचिन हरि सिंह को पकड़ा गया। सचिन ने सारी घटना बताई। लड़के का कॉल आया सचिन के फोन पर, उसका फोन चेक किया भोला चौकी स्टाफ ने। हमारे साथ ये मामला हुआ है। मेरी नंद की लड़की थी और रात को पानी के लिए नल पे आई थी और उसका लापता है बिल्कुल। हमने कंप्लेन भी की कई जगह, उनसे कोई दरख्वास्त नहीं जा रही है। उठाया भी तो उनको छोड़ दिया गया, कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन उठाने के लिए आए हैं। जी हमारी लड़की का मामला है जी। हमारी लड़की 14 साल की है। ये रात 8 तारीख रात 9 की बात है जी। वो लड़की पानी लेने गई थी। उस टाइम 4 या 5 बंदे थे जिन लड़कों उन्होंने उठाया जी। उस दिन से मतलब हमने कार्रवाई भी करी है, जहाँ से बच्चे पकड़े भी गए थे वहीं लड़के दोबारा से छोड़ भी दिए पुलिस वालों ने। हम तो ये चाह रहे जी हमारी लड़की हमारे घर आ जाए और कार्रवाई, और जो लड़के थे उनको जी सजा दिलाई जाए। जानकारी बागपत से आपको हम बताते हैं, जहां पर 10 दिन से लापता नाबालिग युवती की बरामदगी को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। युवती को सकुशल बरामद करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बढ़ौत कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा अटाना गांव का है, जहां घर के बाहर नल पर पानी लेने गई युवती का अपहरण हो गया था। ग्रामीणों ने पूर्व हुए नाबालिग युवती के अपहरण का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगाया तथा पुलिस से भी शिकायत की गई है। और 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस नाबालिग युवती को बरामद नहीं कर पाई, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। जिलाधिकारी स्मित लाल से युवती की कुशल बरामदगी की मांग भी की है। मैं लड़का का मामा हूँ जी। सबने खाना खाया था, हमने काम पे से आए थे गन्ना छेल कर। लड़की बर्तन साफ करने के लिए पानी लेने गई नल पर। गली में लाइट बंद की गई। लड़की का पता नहीं लगा। अब तक उठा के मनीष पुत्र बल्लू अब तक फरार है। सनी पुत्र मोल्लड वो भी फरार है। सचिन पुत्र हरि सिंह जिस 8 तारीख 8/12/2025 तभी उसी टाइम हमने पुलिस को फोन किया। 112 नंबर आ गई वहीं पे। 112 नंबर ने पुलिस चौकी भोला को इन्फॉर्म पता किया। 4 आदमी में भी आ गए। अनूप जो दरोगा था वो भी आ गया। उसको सब पता लगा। सचिन हरि सिंह को पकड़ा गया। सचिन ने सारी घटना बताई। लड़के का कॉल आया सचिन के फोन पर, उसका फोन चेक किया भोला चौकी स्टाफ ने। हमारे साथ ये मामला हुआ है। मेरी नंद की लड़की थी और रात को पानी लेने के लिए नल पे आई थी और उसका लापता है बिल्कुल। हमने कंप्लेन भी की कई जगह, उनसे कोई दरख्वास्त नहीं जा रही है। उठाया भी तो उनको छोड़ दिया गया, कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन उठाने के लिए आए हैं। जी हमारी लड़की का मामला है जी। हमारी लड़की 14 साल की है। ये रात 8 तारीख रात 9 बजे की बात है जी। वो लड़की पानी लेने गई थी। उस टाइम पर 4 या 5 बंदे थे जी, उन्होंने उठाया जी। उस दिन से मतलब हमने कार्रवाई भी करी है, जहाँ से बच्चे पकड़े भी गए थे वहीं लड़के दोबारा से छोड़ भी दिए पुलिस वालों ने। हम तो ये चाह रहे जी हमारी लड़की हमारे घर आ जाए और कार्रवाई, और जो लड़के थे उनको जी सजा दिलाई जाए। मुरैना से खबर है, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। पार्षदों ने के रूप से अध्यक्ष को किया अस्वीकार। सबलगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को अस्वीकार किया। 17 पार्षदों ने कलेक्टर को पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। और सबलगढ़ नगर पालिका से भाजपा के अध्यक्ष हैं सोना धाकड़। पार्षदों ने भ्रष्टाचार का भी अध्यक्ष पर आरोप लगाए। सभी पार्षदों ने कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर के आश्वासन मिलने पर वापस लौटे पार्षद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
17 पार्षदों ने कलेक्टर को पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है? कलेक्टर के आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए। शुभम, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं, ये मुरैना के सबलगढ़ नगर पालिका का ये मामला है। यहाँ पे जो अध्यक्ष के खिलाफ जो पार्षद हैं वो लामबंद हुए हैं और जो कि 17 पार्षदों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को एक अविश्वास बिल जो पेश किया है, जिसमें वो देखा गया है कि पार्षदों ने भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं अध्यक्ष के ऊपर और कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। इस वजह से क्या है कि कलेक्टर के आश्वासन दिया है कि वो इसको देखा जाएगा, इसमें जांच की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा अध्यक्ष पे क्या कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मेरठ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर हिंदू महिला से छेड़छाड़ के विरोध में जोरदार हंगामा। थाने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। भाजपा नेता दीपक शर्मा ने थानेदार को जमकर लगाई फटकार। बोले, योगी जी की सरकार में मुसलमान हावी हो रहे। थानेदार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। विशेष समुदाय के युवक ने रास्ते में की थी छेड़छाड़। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, योगी जी की सरकार में मुसलमान हावी हुए। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक के ऊपर युवती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो युवक है उसे हिरासत में लिया गया है। इसमें तहरीर के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। सीसीटीवी का अवलोकन करने पर जो युवक और युवती हैं अपने घर के करीब 100 मीटर दूर ही आपस में बातचीत करते हुए नजर हैं, जो कि भीड़भाड़ का इलाका दिख रहा है। ये जानकारी करने में पता चला है कि दोनों ही पड़ोसी हैं, आसपास ही रहते हैं। 2023 में भी इनका आपस में कोई विवाद था और अभी तक छेड़छाड़ की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु जांच प्रचलित है। अगर इसमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने आता है, प्रकाश में आता है, तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से राजू शर्मा है। राजू, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? भाजपा नेता दीपक शर्मा ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप लगा है हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ करने का, जिसके मामले में भाजपा नेता थाने पहुंचे थे और थाने पहुंचकर थानेदार
को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आया है। पूरे मामले की वीडियो भी वायरल हुई है। हालांकि पुलिस ने भाजपा नेताओं को शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन कहीं न कहीं ये निशान उठ रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई पर, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का जुड़ा मामला होने के बाद भी चौकी इंचार्ज द्वारा इस पूरे मामले में कोई सख्त जो एक्शन था वो नहीं लिया गया था, जिसके चलते तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो थाने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूरा हंगामा किया था। हालांकि मेरठ के एसपी सिटी आईएएस विक्रम ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मेरठ से खबर, हिंदू महिला से छेड़छाड़ के विरोध में जोरदार हंगामे की बात सामने आई है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, विधानसभा सत्र के पहले आज कार्यमंत्रणा की बैठक सुबह 11:30 बजे कार्यमंत्रणा की बैठक होगी। 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। सभी के नेता सर्वदलीय बैठक में रहेंगे मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। छोटा सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। छोटा हाथी को खेत में छोड़ भागे बदमाश। भागते समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। घायल पुलिस को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज जुड़ चुके हैं। परवेज, पूरी जानकारी क्या है? पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बिल्कुल, जनपद सहारनपुर कोतवाली बेट इलाके गांव मंडोरा के पास जो है कोतवाली बेट पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान छोटे हाथी में जो है सवार 3 बदमाश हाथी दिखाई दिए। पुलिस ने छोटे हाथी को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने छोटे हाथी को दौड़ा लिया।
इस दौरान बदमाशों ने छोटा हाथी छोड़ भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश की टांग में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस जो है उसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोटवाली बेहद इलाके के मंडोरा गांव की पूरी घटना सामने आई है। यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर चंदौली से है, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित केजे नंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर व डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के साथ महिला आयोग के सदस्य द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप सामने आया है। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो डॉक्टर के समर्थन में मरीज व आम लोगों ने सदर कोतवाली में धरना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देखकर पुलिस भी लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार केजे नंदा हॉस्पिटल के महिला रोग व बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी के साथ कथित तौर पर महिला आयोग के सदस्य ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोप है कि बातचीत के दौरान डॉक्टर के भाई को जेल भेजने की धमकी भी दी गई, जिससे डॉक्टर मानसिक रूप से आहत हो गए। इस घटना के बाद डॉक्टर के साथ मौजूद मरीज भी आक्रोशित हो गए और सभी ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। खबर है पिथौरा से, जहां पर बाबा गुरु दास जयंती पूर्व सांकरा पिथौरा क्षेत्र से सत्तामी समाज में हजारों लोगों ने बाइक रैली निकालकर सर्वप्रथम सांकरा में गुरुदानसी चौक में भूमि पूजन कर संत महंत की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। बाइक रैली कांग्रेस शहर होते हुए नेशनल हाईवे 53 से चलकर पिथौरा पहुंचे। धर्मगुरु सतनाम सेना के अध्यक्ष सोमेश बाबा का भव्य स्वागत के साथ पिथौरा शहर का नगर भ्रमण हुआ। आतिशबाजी, डीजे
पंथी के धुन पर लोग थिरकते रहे। अखाड़ा दल आकर्षण का केंद्र रहा है। राजमन जयल कुसरिया सतनाम पंथ तपोभूमि की जोधपुरी धाम। आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस भूमि पर गुरु घासीदास चौक का संकल्प किया गया था और उस समय हमारे पिथौरा ब्लॉक के समस्त जो हमारे सतनामी समाज के जो संगठन है यहाँ पर एकत्र हुए थे और संकल्प किए थे कि इस पवित्र जगह पर गुरु घासीदास चौक बनाएंगे। और आज गुरु पर्व जयंती के इस पावन अवसर पर हमारे सतनाम पंथ में 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु पर्व मनाया जाता है। जिस आज हमारे ग्राम शाखरा में परम पूज्य बाबा घासीदास जी का जयस्तंभ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। आज उसका पूजन किया गया है। पूजा अर्चन हमारे माननीय जनपद अध्यक्ष उषाजीत लहरे जी, हमारे जनपद सदस्य आदरणीय कमलजीत सिंह जी पम्मी, पुरुषोत्तम जी, सभी समाज के संत, हमारे राजमहंत प्यारेलाल जी और सभी यहाँ पे समाज के लोग आज उपस्थित हुए हैं। संत गुरु घासीदास चौक को आज स्थापना दिवस कर रहे हैं, जिसके पूजा अर्चना करके पूरा संत समाज साधु संत आए हुए हैं और जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं। सभी के वहाँ सभी सतनामी समाज आकर आज गुरु घासीदास चौक का स्थापना किया जा रहा है, जिसको आगामी अगले वर्ष इसी जगह में शोभा यात्रा के रूप में जय स्तंभ का निर्माण हो जाएगा, ये उम्मीद है हमें। अगली खबर आपको हम बांदा से बताते हैं, जहां पर देश में चल रही पछुआ हवाओं के चलते बांदा में भीषण शीतलहर के साथ भारी कोहरे को भी देखने को मिल रहा है। बांदा में वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। भीषण कोहरे के चलते पिछले दिनों से दुर्घटनाओं में भी लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में शीतलहर का अचानक प्रकोप बढ़ने से एक ओर जहां आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कोहरे से बचने के लिए तो पहली बात वाहनों को बहुत धीरे चलना चाहिए, पीली लाइट जला के चलना चाहिए, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और ये तो प्राकृतिक आपदा है, कभी कोहरा, कभी ठंड, कभी पानी, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें हमारा मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ठंडक में बदलाव आया है, क्या लगता है कि ये कब तक रहने वाला है? इसका तो कुछ अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन अभी 2 दिन पहले और कोहरा पड़ा था तो मौसम खुल गया था। अब देखिए 1-2 दिन में हो सकता है खुल जाए मौसम। लगभग मुझे लगता है 2 मीटर 1 मीटर का भी नहीं दिख रहा। मैं बच्चों के स्कूल छोड़ के आया हूँ, बड़ी तरफ कोहरे में बिल्कुल गिरावट भी है, बारिश जैसा माहौल लग रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गिर रहा है। जिस तरीके से कोहरा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे में क्या लगता है कि ये कब तक सही होगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नतीजा है, अब बाकी मुझे लगता है 10-15 दिन इसका माहौल देखने को मिलेगा। इससे बचने के लिए क्या करने के लिए कि मैं काम पे नहीं कहीं लगा रखा हूँ, आपको कैप वगैरह यूज़ करनी चाहिए, कपड़े अच्छे से पहनने चाहिए, बच्चों को बड़ी अच्छे से रखना चाहिए। गाड़ी यहाँ यातायात निकल रहा है, यातायात के लिए यातायात फॉग लाइट जला के चल, फॉग लाइट जलाना चाहिए, लाइटों का भी विशेष उपयोग करना चाहिए, इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। हम खड़े हैं इस समय बांदा के VIP महाराणा प्रताप चौराहे पर, और मैं आपको बता दूं इस समय अगर घड़ी की बात करें तो हम खड़े हैं इस समय बांदा के VIP महाराणा प्रताप चौराहे पर, और मैं आपको बता दूं इस समय अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी में ठीक
9:03 हुए। सुबह के 9:03 और कोहरे का असर आप देख सकते हैं कि कोहरा अभी भी इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि ठंड का ये आलम है कि लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं। हालत ये है कि विजिबिलिटी कम होने से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बहुत धीमी है और धीमे स्तर पर गाड़ियाँ, ऐसे में ये माना जा सकता है जो पछुआ हवाओं का असर है और कोहरे का असर है वो लगातार बांदा जनपद में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड तो है ही, साथ में कोहरे का भी भारी असर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कोहरे ने अपना प्रकोप ढाया है, लगता है आने वाले 3-4 दिन जनपद में भारी रहने वाले हैं। ऐसे में क्या ये कोयले का असर लोगों पर कितना पड़ेगा ये तो कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो प्रशासन ने सलाह दी है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, अपनी फॉग लाइट को जला कर सुरक्षित चलें और दुर्घटनाओं से बचें। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और अगली खबर कानपुर से है, जहां पर पहाड़ों पर शुरू हो चुकी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने लगा है। बीते 3 दिनों से अचानक से ठंड पड़ने के साथ ही कोहरे ने भी जबरदस्त दस्तक दे दी है। अब जरूरी हो जाता है कि उन बेसहारा और जरूरतमंदों के बारे में भी सोचा जाए जो खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं। कुछ मजबूरी में तो कुछ जरूरत के हिसाब से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। के न्यूज के संवाददाता मोहित पांडे ने जमीनी हकीकत जाकर देखी तो कुछ और ही नजारा आया। कानपुर का हृदय कहे जाने वाले घंटाघर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। लोग कूड़ा जलाकर सर्दी में अपना बचाव करते नजर आए हैं। मोहित पांडे ने आसपास लोगों से जब बात की, उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में घंटाघर पर अलाव की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन इस बार ठंड बढ़ने के बाद भी नगर निगम के कान में जू नहीं रेंगा है। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है सर, मगर हम लोग रात से हम लोग बिहार जाने वाले हैं। रात से सर हम लोग ठंडा से यहाँ बहुत ज़्यादा कांप रहे। किराए का पैसा रखे थे गांव जाने के लिए, ठंड के कारण हम लोग जैकेट खरीद के सर पहन रहे हैं। ना लकड़ी का व्यवस्था है, ना ठंड कोई आगिन उगिन का व्यवस्था है। हम लोग बहुत परेशान हैं रात से सर, क्या बताएं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है भैया, आदमी मरा जा रहा है यहाँ पे, यात्री आ रहा है ठंडे में आ रहा है जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। हर साल यहाँ पे लकड़ी उकड़ी की अलाव की व्यवस्था होती थी, अब किसी कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ सब खोखले हैं भैया, खाली जो है हाँ कागजों पे है सब। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, भीषण तरीके से पड़ रही है, गलन पड़ रही है। 2 दिन से लगातार कोहरा चल रहा है। मैं सुबह खड़ा हूँ कानपुर के घंटाघर चौराहे पे, जो नगर निगम के जो दावे लगातार अलाव जलाता था। दिसंबर का ये आखिरी सप्ताह है, लेकिन कहीं ना कहीं घंटाघर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। मैं आप देख सकते हैं यही इसी जगह पे दिसंबर माह में अलाव की व्यवस्था करी गई थी, अलाव जलता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था नगर निगम के तरफ से नहीं करी गई है। जो दावे हैं सारे खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग आइए जानते क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मनोज। नगर निगम की जो व्यवस्थाएं दिसंबर माह में व्यवस्था करी जाती थी, क्या अलाव चल रहा है? नहीं जल रहा है। इस तरीके से सर्दी में आप लोग बचाव कर रहे हैं। यहाँ जब आगे नहीं जली तो हम लोग ठंडी लगी रही है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, जानते हैं व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से कि अलाव की व्यवस्था करी गई है प्रमुख चौराहों पे। क्या नाम है आपका? अजय। नगर निगम लगातार दावे कर रहा है प्रमुख चौराहों पे अलाव जलाएगा, लेकिन इस समय कोई रियलिटी चेक किया तो कोई व्यवस्था नहीं किया। हर साल आग जलती थी, वो आग नहीं जल रही, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए आग जलना चाहिए। तरीके से आप लोग ठंड में बचाव कर रहे हैं। अब ठंड लग रही है, क्या करें, मजबूरियां हैं कुछ, इसलिए। जैसे कि देखा कि जो घंटाघर में जो दुकानदार है उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया कि भीषण ठंड पड़ रही है और किसी तरीके से नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं करी गई है। काफी ठंड पड़ रही है, हम लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम है अभी तक प्रमुख चौराहे पर उसने अलाव की व्यवस्था नहीं करी है। जो दावे की अगर बात करी जाए तो जो दावे हैं वो खाली कागजों में है कि हर चौराहे में अलाव की व्यवस्था करी जाए, हर रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था करी, लेकिन जो दावे हैं पूरे खोखले साबित हो रहे हैं नगर निगम के। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम गठित होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस विपक्ष के रोल में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। धराली आपदा
वन्य जीव संघर्ष समेत कई मुद्दों पर मुखर होकर कांग्रेस भाजपा से सवाल जवाब भी कर रही है। नई टीम में ऊर्जा भरने का काम न केवल कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा है कि पार्टी हाईकमान भी उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत स्थिति के लिए नई टीम को बूस्ट अप कर रही है। शायद यही वजह है कि गणेश घोटियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश के सभी नेता दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर। अब इसी क्रम में कांग्रेस का अभियान 17 दिसंबर से आक्रोश रैली के तौर पर पॉलिसी चलाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को प्रदेश के अन्य जिलों में उतारने का काम करेगी और जनता को समस्याओं को लेकर सरकार पर बोलेगी। वहीं दूसरी ओर सत्ता में रही भाजपा भी मुख्यमंत्री निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान चलाने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव आने से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा केंद्र और प्रदेश से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जनता के बीच उतारने के अभियान आज से ही जुट चुके हैं। वहीं पर विपक्षी दल भी सरकार के कामों और मनमानी को लेकर जनता के बीच आक्रोश रैली के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि वो भी 2027 में जनता के मुद्दों के साथ जनता के दिल तक उतर सके। साथ ही अन्य दल भी भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मकसद सिर्फ एक की कैसे चुनाव जीता जा सके। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे। 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 2027 का चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ करने का काम किया, आज अनेकों विकास की जो योजनाएं हैं वो अधर में पड़ी हुई हैं। जो कांग्रेस के समय पे जो काम स्वीकृत हुए थे, आज तक भी वो काम नहीं हो पाए। आज पूरे प्रदेश में देखिए, महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पे आ गया है। बेरोजगार हमारे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में UKSSC का पेपर लीक हुआ, ये बहुत सारे मुद्दे हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार से अभी BLA 1 की नियुक्ति हम लोगों ने कर दी है, हम पूरे ब्लॉक स्तर पर जाकर, वार्ड स्तर पर जाकर वहाँ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम संवाद भी करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल न सिर्फ चुनाव के टाइम पर काम करता है, बल्कि वो पहले से ही काम करता है। और ऐसी स्थिति में आप बता रहे हैं कि कांग्रेस अब जनता के बीच जा रहा है, तो निसंदेह जिस प्रकार से उनको फल 2017-2022 में मिले हैं, उसी प्रकार के फल पाएंगे। लेकिन जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, वो जन मुद्दों को लेकर के लगातार जनता के बीच और जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रही है, लगातार लड़ रही है। और ये 2027 के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि 2027 से आगे और इससे पहले भी हम लोग लगातार जनता की लड़ाई सरकार से लड़ते आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी स्वयं शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए भटकना न पड़े। ये अभियान कम से कम 45 दिनों तक चलेगा। सभी 28 विभागों के अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहेंगे। लाभार्थियों को पहले सूचना देकर योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने बीते वर्षों में प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया और अगर अब सरकार जागी है तो खुद ही जनता से पूछ ले तो अच्छा होगा। न्याय पंचायत स्तर पर जाना चाहिए और अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। हमारे लोग, इस प्रदेश के लोग सरकार को पंचायत में कम से कम ये पूछ सकते कि इतने साल बीतने के बाद भी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, कांग्रेस किस विषय में रैली कर रही है, कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। लेकिन हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार चली है, ये सरकार सबको साथ में लेकर के काम कर रही है और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, इस अवधारणा को लेकर के धरातल पर काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारा पलायन हो रहा था, वहाँ पर आज बागवानी के माध्यम से, अन्य स्वरोजगार के माध्यम से लोग अपने अपने क्षेत्रों को आ रहे हैं। भाजपा
की ओर से आगामी चुनाव को देखते हुए 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होने वाले इस अभियान के तहत कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के साथ साथ योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आक्रोश रैली का संचालन प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल पौड़ी जिले से करने जा रहे हैं, जो कि जिले के अलग अलग क्षेत्र में लोगों के साथ जनसंपर्क साधेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद दूसरे जिलों का भी कार्यक्रम निश्चित तौर पर तय है। वहीं कुल मिलाकर अन्य पार्टी 2027 के चुनाव को देखते हुए जनता के बीच जन समस्याओं को लेकर मैदान में उतर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को और मुद्दे को कौन सी पार्टियां लुभाने में काम रहेंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर अनुपमा हत्याकांड में पति की उम्र कैद बरकरार, पति राजेश की उम्र कैद की सजा बरकरार। 2010 में 72 टुकड़े का डीप फ्रीजर में छिपाए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था हैवान पति राजेश गुलाटी। अनुपमा राजेश गुलाटी की हुई थी लव मैरिज। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए फैसला सुनाया। अनुपमा हत्याकांड से पूरे देश में मची थी सनसनी। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विश्वविद्यालय के सभी पुरातन छात्र, अन्य विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहां के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है, इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें
आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता तो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से हो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था, प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे आ रहा, भाई आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव हम आगे बढ़ा सकें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का